Welcome, sir. Well managed. Question number 31. 31st. Sir, a statement is laid on the table of the House. Supplementaries, please. सभापति महोदय, 3 अप्रैल 15 के अध्यादेश में प्रावधान है कि सरकार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के दोनों तरफ 1 किलोमीटर चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण करेगी। इसके बदले किसान को मुआवजा दिया जाएगा। पैसे से पैसा पैदा करना उद्योगपति और व्यापारी का कौशल होता है। किसान ऐसा नहीं कर सकता है और मुआवजे की रकम कुछ दिनों या साल में किसान के पास नहीं बचेगी। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार प्रस्तावित कानून में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं कर रही है कि किसान को अधिग्रहित भूमि का 50% विकसित जमीन अथवा प्रोजेक्ट में 25% की किसानों को हिस्सेदारी दे दी जाए, जिससे उद्योगपति के साथ किसान का भी विकास हो सके। करेगी सरकार? कैसे करेगी? सर, 1894 के जो अंग्रेज के शासन का भूमि अधिग्रहण का कानून था, उसको बदल के 2013 में ये प्रावधान किया गया था कि किसान को उसके भूमि का उचित मुआवजा मिले अगर उसका अधिग्रहण होता है तो। एक समय ऐसा भी था कि जहाँ तक भूमि की कीमतों की बात है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता था और इसीलिए पूरे लगभग 110 साल तक इसी कानून को 115 साल तक लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, विभिन्न सरकारों ने किया। और जो प्रावधान नए कानून में लेके आए, मैं माननीय सदस्य को ये कहना चाहूँगा कि 2013 के कानून में भी ये प्रावधान है कि कोई ज़मीन अगर किसी ऐसे काम के लिए खरीदी जाए, अधिग्रहण की जाएगी, तो उसका 20% जिसकी ज़मीन होगी प्रोपोर्शनेटली उसका 20% उस भू मालिक को दिया जाएगा और कंपनसेशन का उतना ही पैसा उससे काट लिया जाएगा। जहाँ तक बात 50% की है, मैं ये कहता हूँ कि ये तो संभव नहीं हो सकता कि आप किसी भूमि को अधिग्रहण करो और उसका 50% विकसित करके उसी किसान को दे दो, लेकिन जो प्रावधान 20% का है उससे ये ज़रूर होगा कि वो जो कंपनसेशन उसको मिला है, मुआवजा जो मिला है, उससे वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकता है और साथ साथ उसको भूमि का जो 20% हिस्सा है उसमें भी वो अपना कोई ना कोई अलग से काम शुरू कर सकता है। Thank you. Second supplementary. 2013 में कानून में संशोधन के पक्ष में सरकार द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि रक्षा विभाग वाले पूछ रहे हैं कि साहब, रक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए अगर जमीन अधिग्रहण करने के लिए किसानों की सहमति ली जाएगी तो रक्षा संबंधी गुप्त सूचनाएं लीक होकर पड़ोसी देश में पहुंच जाएंगी। मैं इस संबंध में पूछना चाहता हूं कि जब 2013 के कानून की धारा 40 में स्पेशल अर्जेंसी क्लाज मौजूद है तो रक्षा एवं प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जरूरी अधिग्रहण को छूट देता है, तो सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे भ्रामक तथ्य क्यों फैलाए जा रहे हैं और सरकार प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए इतनी क्यों परेशान है? इसमें आदरणीय सदस्य की बात मैं समझ नहीं सका कि अगर रक्षा से संबंधित बात पे भी आपको कोई आपत्ति है तो मैं इसको आप सुन लीजिए प्लीज 1 मिनट आप सुन लीजिए। बैठ जाइए, जवाब सुन लीजिए। सर, सभापति महोदय,
रक्षा संबंधित जो क्लॉज डाला गया है, इसमें 5 ऐसे चीजें हैं जिनको हमने इसके लिए रखा है कि इस पे आप रक्षा में उसकी प्रिपेयर्डनेस है, रक्षा संबंधित वो कार्य हैं जो कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई बनना है उसके बारे में है, और जहां तक आपने कहा कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको आप सूचना अर्थ भी अगर पब्लिक कर देते हैं तो वो भी देश के हित में नहीं है, तो इसलिए सवाल इस पे आम सहमति है, इस पे आम सहमति है। प्लीज 1 मिनट भाई बैठ जाइए सर, इस पे आम ये प्लीज सदन में इस पे आम सहमति में, लोकसभा में भी जब इस पे चर्चा हुई थी तब भी इस बात पे आम सहमति थी कि रक्षा के प्रति कोई भी भूमि का अधिग्रहण होगा उसकी पूर्व सूचना के लिए ना ही हो तो अच्छा है। वो रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। श्री सिकंदर शेखर राय 1 मिनट सर, if the answer is unsatisfactory, please give notice. sir, my short question Please. is that, No, please. sir, shouting is going on. 1 minute. Please. Let your colleagues ask supplementary questions. Please. देखिए, अगर if the answer is wrong, you know what the procedure is. Sir, My answer is correct. I have given the information. Yes, you can't take, no. My answer is correct. Don't take it like this. sir, Please, 1 minute. sir, since my name has been called, Yes. I would like to put a very short question to the Honorable Minister in the form of Yes. supplementary. Whether the meaning and definition of land under the proposed bill include both irrigated and non-irrigated land, apart from the fact that consent clause has been removed in certain cases, whether or not. Thank you. Sir, there is of course there is difference between non-irrigated and irrigated land, and if you go through our amendments which were introduced by the government in the Lok Sabha, this was made clear that government would make efforts or the acquisition of the land which is government land but not being utilized for with some difficulty, or the land which is wasteland. So if the both lands which are of no use, first they would be searched for that. They would be, if district has any land bank, then that land bank would be exhausted, and the last resort would be to see that if there is no land available, then only the irrigated land can be acquired. Please. Shri Ahmed Patel, he has answered you. Look. One second. Sir, part of the supplementary was that whether consent clause has been removed in certain cases or not. That has not been answered. Not answered, sir. They has to answer. Not answered. Answer yes or no. 1 minute, it's not your turn. Please. नहीं, आप बैठ जाइए, आपका, it's not your turn. Do you want to amplify your answer, Honorable Minister? Yes.
Yes, sir. Let me be more clear, and you should also be more clear, that land, the word land is defined in the Act itself. If you go through the definition, you would find what the land mean is. As far as the change of or the consent clause is concerned, when we say that 5 important things which have been brought out, those are, may I go through one to five? Sir, yes or no? Yeah, you just listen to me. Why should I say yes or no? This is my privilege. Let me explain how I explain. No. Just Sir, a minute. Sir, Sir, let me Yes or no? After that, then you answer, sir. Whatever. Yes. After that, yes. You just listen. Saying yes. No, I have not said. You just listen what I say. You just listen what I say. You can't put your words in my mouth. Yes, you can't put your words in my mouth. Sir, Please answer the question only, nothing else. sir, five things which have been brought out from the consent clause, or wherever there is a special provision for safeguarding food security or social impact assessment. These 2 things, sir, these are left with the appropriate state government. If any of the state government doesn't want, or if some of the state government wants, they can continue with this. This is the discretion of the state government. All right, thank you. Thank you. Okay. Mr. Ahmad Patel, 1 minute. Yes, please. सर, हम बाहर प्लीज हाउस के बाहर गडकरी जी के स्टेटमेंट या पॉलिटिकल पार्टी को चिट्ठियां लिखते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी है। मैं कंफ्यूज हूं कि सही मायने में कौन ग्राम्य विकास मंत्री है, गडकरी जी या चौधरी बीरेंद्र सिंह जी? ठीक है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय जी से, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज को चिट्ठी लिखी थी गडकरी जी ने, उसमें यह कहा गया कि हम ये जो 2013 का कानून जो है इसमें बदलाव इसलिए ला रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सिंचाई योजनाओं के प्रोजेक्ट ला सके, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो प्रोजेक्ट ला सके, और किसान की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए हम ये बदलाव ला रहे हैं। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या उनके पास कोई एक्शन प्लान है, कार्य प्लान है कि कौन से नेशनल सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं, सिंचाई योजनाओं के प्रोजेक्ट ला रहे हैं, या किसान की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए आप ये करने जा रहे हैं? नंबर 1 एंड नंबर 2, एक सवाल, जहां तक इरिगेशन नॉन इरिगेशन लैंड का सवाल है, समस्या है, बहुफसली जो जमीनें हैं, 2013 के कानून में प्रावधान था कि बहुत ही कंपलसरी होगा, जहां कोई उपाय नहीं हुआ, एक्वायर की जाएगी। क्या ये प्रावधान उन्होंने रिमूव किया है या नहीं किया है? मैं स्पष्ट तौर पे ये जानना चाहता हूं। थैंक यू। 1 मिनट। ऑनरेबल मेंबर ने जिस जोर के साथ ये कहा कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, आई स्टिल होल्ड दिस व्यू, and I am also saying yes, you listen to me, you listen to me. Why don't you listen to me? And sir, we are of this view also that under extraordinary circumstances, that is why I explained when honorable member was asking about the irrigation and irrigated and non-irrigated land. Number 2, yes, it is open. Please open now. And it is open. Why have you removed that? No. You are mistaken. If you go through our amendments, Ahmed bhai, आप ये Please, this is the question. We are not having a debate on a proposed piece of legislation. गडकरी जी ने चिट्ठी क्या लिखी, मेरी भी सुन लो। गडकरी जी की चिट्ठी से मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं गडकरी जी की चिट्ठी का हवाला देके नहीं दे रहा। आप भी कांग्रेस में बहुतों की तरफ से जवाब देते थे, आप तो सर्वव्यापी थे। थैंक यू। श्री संजय रावत। सर मेरा बहुत ही सिंपल प्रश्न है।
संजय राउत प्लीज बैठ जाइए प्लीज। सर क्वेश्चन सर प्रश्न है प्लीज। सर विल यू प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर देश में जो भूमि अधिग्रहण के लिए जो संशोधित विधेयक सरकार ला रही है, मुझे लगता है ये कानून पूरे देश के लिए है और देश का विकास करने के लिए कानून आ रहा है और लगभग सभी राज्य उसमें शामिल हैं। मेरा सीधा प्रश्न है, क्या ये भूमि अधिग्रहण कानून जम्मू कश्मीर में लागू होगा क्या नहीं? अगर आप औद्योगिक विकास की बात करते हो तो सबसे ज्यादा आर्थिक और औद्योगिक विकास की जरूरत जम्मू कश्मीर को है। क्या ये कानून जम्मू कश्मीर में लागू होगा क्या नहीं? ये मेरा सीधा सवाल है। थैंक यू। बैठ जाइए सर। ये बहुत सिंपल है सर कि it extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. Thank you. Question 32. I can't take more than 3 questions. बैठ जाइए प्लीज। नरेश जी गडकरी जी आ गए। Question 32. Have you answered the question? All right. Shri Ashwani Kumar. Thank you, Chairman, sir. Sir, I have a question which is of great importance since it relates eventually to the state of our environment. Sir, in the reply it has been stated by the Honorable Minister, various steps are being taken to ensure that the CO2 footprints in the country would be reduced. Sir, the reply goes on to talk about measures that are in the offing for the distant future. The challenge is so grave, and every day we read in every newspaper, citing, let's say, the Indian Express report of the state of the air in the capital. And we have the thermal power plant here which is years old, and everybody knows that it needs to be refurbished. You have talked about the supercritical technology, which again is with respect to the plants that have yet to come in. What about those plants that have aged? What about those plants that are causing huge amount of air pollution, causing serious risk to the life of infants to children? I would ask the Honorable Minister to please be specific in giving a time frame with respect to the proposed action, and when we will have the CO2 indexes go down, and when the ambient air quality would be such that the people of India can breathe and live. Thank you. Well, I'm very glad that the Honorable Member has shown such passion in his commitment for the environment. I only wonder where that passion was for the last 10 years when he was on this side. Question. And when his Please answer the question, don't deviate. Resign as Minister. Please. No. I'm very happy to report to the Honorable Members through you, sir, that one of the first steps that this government took, I'm very happy to report that one of the first steps that this government took when it took charge was to lay out a policy for completely rehabilitating and changing over from the old plants to new plants which are of supercritical technology. In fact, one of the constraints for changeover from old technology to new had been that the coal linkages were given for a particular plant only and were not allowed to be enhanced or changed, and therefore the old plants were not able to go in for new technology. We came out with a policy which allowed the old plants not only to set up a new plant but also increase their capacity to the nearest supercritical technology capacity, which could be 660 megawatt, 800 megawatt, and we assured all the plants that they will get additional coal for the additional capacity automatically. And I'm very happy to report to the members through you, sir, that this policy has been widely hailed
the country had public sector units which were owning these old plants which are about 25,000 megawatts all over the country. All the owners of these old plants have been asked to give their specific programs to either replace them or go in for renovation and modernization. Thank you. Already some 2,500 megawatt, I have the exact figure, have been replaced. Another 3,000. No, please, one minute, just 1 minute. Please answer this specific question only. Well, he wanted to know what is exactly being done. A total of 3,115 megawatt has already been retired till date. Another 2,667 megawatt will be retired by the end of the 12th plan. Obviously, this is a process which takes several years. We have now come out with a new policy, and in the near future, we shall go in for a massive resubstitution program. Thank you, Shri Tapan Sen. That's all right. Thank you. My question is very specific. Yes. Already we gone through the detailed answer of the Honorable Minister. I think that addressing the problem of environment on the CO2 matter are of two dimensions. One is improving the technology, supercriticality, so that the usage of coal releases more efficiently, the emission will come down. And second, to permit alternative source of energy, we call it green energy. And for that, a fund has been generated. The sales have been increased from 100 to 200, and a national clean energy fund is put in place. My question, specific question, how this fund is being apportioned between the two avenues of reducing the CO2 emission? To what extent for improving technology, for a better usage of coal to ensure less emission of CO2 gas, and what the non-coal alternate size, how this is being apportioned and how it is being distributed. Thank you. Clean Energy Fund, sir, is largely meant to support renewable energy, new forms of energy, and for the Namami Ganga plan, by which we want to eliminate the environmental impacts of pollution in the Ganga. For the replacement of plants by better supercritical technology, the power plants are themselves empowered, they have the capacity, they have their own internal resources by which it will be replaced. The NCF is not being used for that. Instead of that, we have a Bureau of Energy Efficiency, which has a scheme called PACT, Perform, Act and Trade, which encourages better efficiency of these coal-based plants and provides them incentives for doing the same. Shri Badnor. Sir, it is a fact that our dependence on the fossil fuel and conventional based coal-based power plants are going to be there for some time. In Europe, they have come out with a new technology called CCS, and CCS is being now going to be mandatory in all the new plants which are going to come up, and also what Ashwani Kumarji was talking about. And this is where the emissions are captured and cooled and put into ground. This is a little more expensive. So I want to know from the minister, has that been tried here? It's been tried there, why not here? The honourable member has very rightly pointed out what is happening in Europe. We in India have to balance also, along with the environment, the reality that the cost of power has to be kept affordable. This is still at an experimental stage even in Europe. As these experiments fructify into a more cogent technology, proven technology, we shall consider taking these up in Indian plants. By and large, the sector is run independently. The government does not direct a particular technology. I am sure the power plants in India will consider taking up this technology as and when it becomes more economically viable. Question 33. A statement is laid on the table at the top. Supplementaries, please. माननीय सभापति जी, मेरा क्वेश्चन है, मेरा जो प्रश्न है वो निश्चित रूप से गांव के बारे में, गरीब के बारे में, शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रश्न है। और इस दृष्टि से
देश की आज़ादी के बाद जिस प्रकार से शिक्षा की उपेक्षा हुई है उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि शिक्षा ही आधार है शिष्ट नागरिक बनाने का। हमने पढ़ा था कि विद्या से विनय प्राप्त होता है, विनय से पात्रता प्राप्त होती है और उससे आर्थिक क्षमता प्राप्त होती है। What is the question? जी, Question please. मेरा क्वेश्चन यह है कि जो कमियां है शिक्षा के स्कूलों में, मैं जो देख रहा हूं, मेरे पास जो जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि स्कूलों में बाउंड्री वाल वाले जो स्कूल है सरकार के प्राथमिक स्कूल, उसमें 4,70,000 स्कूलों में बाउंड्री नहीं है। खेल के मैदान 5,26,292 में नहीं है। पीटीआर की सुविधा 4,15,171 में और बिजली तो 5,59,433 स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में नहीं है। आधे से ज्यादा स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो फिर वहां पर टॉयलेट्स और पीने के पानी का प्रबंध कैसा होता होगा, ये मेरी चिंता का विषय है। माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी पीने के पानी के लिए अपना सप्लीमेंट्री सवाल पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जब सारी कमियां है प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो किस तरह से हम विद्यार्थियों के शिक्षा के बारे में उपाय करने वाले हैं? क्योंकि जो गांव का स्कूल है उस गांव के स्कूल में इन बातों के लिए यदि अभाव होगा तो निश्चित रूप से हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर, आपके माध्यम से मैं आदरणीय सांसद जी को अवगत कराना चाहती हूं कि शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो क्वालिटी एजुकेशन की चिंता व्यक्त की आदरणीय सांसद जी ने, उनसे कहना चाहूँगी कि विशेष रूप से अर्ली रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी में हमारे छात्रों की उस डेवलप करने के लिए हमने विशेष रूप से पढ़े भारत बड़े भारत नाम का एक प्रयास अगस्त 2014 में शुरू किया, जिसके अंतर्गत कक्षा 1, 2 और 3 में अर्ली रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी पर ध्यान दिया जाए। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 में साइंस और मैथ्स के संदर्भ में लर्निंग आउटकम्स की गिरावट को देखते हुए इस साल हम लोग राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे छात्र सेकेंडरी एजुकेशन में साइंस और मैथ्स की तरफ भी और आगे बढ़ें। लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में। लैंग्वेज की चुनौती को देखते हुए स्टेट्स की जितनी भी सरकारें हैं वो मदर टंग में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। कई बार तो हम लोग सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से ट्रेनिंग उन टीचर्स को देते हैं जो ट्राइबल एरियाज में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ताकि वो लोग अर्ली रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी में छात्रों की मदद कर सकें। दूसरा सवाल, मैं माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उनने इस प्रकार का आशय व्यक्त किया है कि वो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपाय कर रहे हैं। और जैसा भी बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जो विद्यालय चल रहे हैं उसके बारे में मेरा कहना यह है कि जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं उसको पूर्ण सुविधा युक्त बनाना चाहिए। मेरे आदर्श गांव में भी जो मैंने लिया हुआ है वहां पर सर्व शिक्षा अभियान का स्कूल चलता है, उसमें भी उन्नयन की आवश्यकता है। और इसलिए सरकार क्या ऐसे प्रबंध करेगी कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जो अपेक्षाएं हमने की है उसकी पूर्ति केंद्र सरकार अपने माध्यम से और राज्य सरकार के सहयोग से करने वाली है क्या? सर्व शिक्षा अभियान हो अथवा माध्यमिक शिक्षा अभियान हो, शिक्षा से संबंधित मिड डे मील स्कीम पर भी कई सांसदों ने कई बार अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। मेरा आग्रह है, मैंने सभी माननीय सांसदों को स्वयं 16 जुलाई 2014 और पिछले सप्ताह भी स्वयं पत्र लिखकर अवगत कराया है कि जिला स्तर पर जो हमारी एक मॉनिटरिंग कमेटी है उसमें माननीय सांसद स्वयं सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, मिड डे मील और साक्षर भारत नामक जितनी भी हमारी केंद्र की व्यवस्थाएं हैं उसमें प्रदेश स्तर पर और स्थानिक स्तर पर किस प्रकार से काम हो रहा है इसका निरीक्षण वो स्वयं कर सकते हैं। और अगर कोई चुनौती वो देखते हैं तो उस चुनौती से अवगत वो प्रशासन को भी करा सकते हैं, केंद्र की सरकार को भी करा सकते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि माननीय सांसद अपने जिले में जब इस चिंता को व्यक्त करेंगे तो प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर समाधान लाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। श्री आनंद शर्मा। Sir, the minister in a reply has mentioned about the initiatives taken by the government, Bade Bharat, and also under the Sarv Shiksha Abhiyan and the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan and the midday meal scheme. I would therefore like to ask that if these initiatives were taken in 2014,
which surely are commendable, then why they have been drastic cuts in the budgetary allocation for the Prathmik Shiksha, primary education, for Madhyamik Shiksha, and 4,000 crores budget allocation has been slashed even for the midday meal scheme. So if the intent of the government is to educate the poor people, then why these cuts have been imposed, that should be explained. Thank you. Thank you. सांसद जी महोदय स्वयं इस सभागार में शायद उपस्थित थे जब वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया था इन स्कीम्स के बारे में और विशेष रूप से मिड डे मील स्कीम के बारे में और कहा था कि आर्थिक रूप से इन स्कीम्स का संरक्षण किया जाएगा। जहां तक कि सर्व शिक्षा अभियान की बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रदेश सरकारों को केंद्र सरकार की ओर से हर साल प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां उन्हें उनकी पूर्ति के लिए आर्थिक प्रावधान किया जाता है। अप्रैल के माह में ही पहली किस्त दे दी जाती है। इस साल भी वही हुआ है। मैं आदरणीय सांसद को आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान में टीचर्स की विशेष रूप से जो सैलरी है उसका भी प्रावधान किया जा रहा है क्योंकि ये सारे विषय प्रोटेक्टेड हैं और साथ ही 14th फाइनेंस कमीशन के बाद स्टेट्स के पास ज्यादा पैसा डिवॉल्व हुआ है। इन दोनों को देखते हुए प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार शिक्षा को प्रायोरिटीज ऑफ प्रायोरिटी मानकर अपना कार्य कर रही है। मेरा प्रश्न था कि पूरे शिक्षा के लिए जो बजट में आवंटन हुआ है 21,000 करोड़ रुपया कम है 2014 की तुलना में। दूसरी बात, उन क्षेत्रों में जहां केंद्र सरकार की सीधी जिम्मेवारी है, मिड डे मील स्कीम में क्या 4,000 करोड़ रुपया कटा है या नहीं कटा है? तो क्या माननीय मंत्री महोदय आपने और आपके मंत्रालय ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से इस पर आपत्ति प्रकट की है? थैंक यू। मैं कहना चाहूंगी कि मेरे जवाब में ही आदरणीय सांसद जी का जवाब था। मैंने वित्त मंत्री जी के इसी सदन में कथन को दोहराया है जब वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि मिड डे मील जैसी स्कीम्स को संरक्षित किया जाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से आदरणीय सांसद को यह अनुरोध है कि वो वित्त मंत्री के इस कथन पर विचार भी करें, उसे स्वीकार भी करें। श्री विजय गोयल। सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, पिछले दिनों एक प्रिंसिपल को हमने फोन किया कि एक बच्चे का 9th में दाखिला कर लो। वो कहता है कि हमारी क्लास में 100 से ऊपर बच्चे हैं। तो मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया है कि बहुत सारी फैसिलिटीज हमने दी हैं, कंप्यूटर की, टेक्स्ट बुक की और स्टूडेंट पीपल रेशो भी काफी ठीक हुई है। पर ये राइट टू एजुकेशन के कारण 8वीं तक जो बच्चा बेशक नाम ही लिख के आ जाए अपनी आंसर शीट पे, पास होता चला जाता है, तो 9वीं में जब वो बच्चे फेल होते हैं तो एक एक क्लास के अंदर 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा ये कैसे पढ़ते हैं? कहते हैं जी आधे बच्चे मंगलवार को पढ़ते हैं, आधे बुधवार को पढ़ते हैं जी। तो आप ये समझिए कि राइट टू एजुकेशन के बारे में क्या मंत्री महोदय, जो हम पहले सुन रहे थे, पुनः विचार करके 10वीं के लिए बोर्ड का एग्जाम और इस तरीके से कोई ना कोई इंटरनल एग्जाम हर क्लास में रखने की व्यवस्था करेंगे क्या? अवगत कराना चाहती हूं कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी की चर्चा राष्ट्र भर में हो रही है, इसके प्रति चिंता कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने व्यक्त की है। साथ ही कई छात्र आकर मिले हैं। माता पिता का भी हमसे जब परस्पर संपर्क रहता है तो वो कहते हैं कि बच्चे को 8वीं कक्षा तक ना फेल करने की वजह से लर्निंग आउटकम्स में और एजुकेशन के स्तर में 9वीं कक्षा में गिरावट देखी जा रही है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक सब कमेटी बनाई गई थी जो विशेष रूप से इसी विषय पर अपनी टिप्पणी और अपनी रिपोर्ट ला रही थी। वो रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है और सरकार बहुत ही जल्द इस रिपोर्ट के आधार पर आगे का रास्ता इख्तियार करेगी। श्री बीर सिंह। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आज हमारे देश में जो दोहरी शिक्षा का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है, उनका सिलेबस और है और जो कॉन्वेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल का उनका सिलेबस और है। तो जो सरकारी स्कूल हैं उसमें 6 क्लास में प्राइमरी में ABCD पढ़ाई जाती है और कॉन्वेंट स्कूल में शुरू से ही पढ़ाई जाती है। तो दोनों के शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है कि जिससे 80% विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं, गरीब लोग। क्या आप समान शिक्षा लाने के लिए उन गरीब
बच्चों की शिक्षा के लिए जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, क्या प्राइवेट स्कूलों की तरह क्या उसमें भी ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे देश के गरीब बच्चे पढ़ सके? महोदय, आपके माध्यम से मैं आदरणीय सांसद जी की जो चिंता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, उस चिंता में अपने आप को भी सम्मिलित करती हूँ। हमारा प्रयास है कि हम मंत्रालय के अंतर्गत ही एक अफसरों की टीम बनाए। वो अफसर विशेष रूप से वो लोग हों जो प्रदेश स्तर पर अथवा जिला स्तर पर शिक्षा में, विशेष रूप से सरकारी स्कूल में शिक्षा में कोई नया प्रयोग कर चुके हो जो काफी प्रभावशाली रहा हो, साथ ही जिन्हें राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाता है, ऐसे टीचर्स को भी सम्मिलित करने का हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि चाहे वो सरकारी स्कूल हो अथवा प्राइवेट स्कूल हो, शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही सभी स्कूलों में चलाई जाती है। ये भी कहना चाहूंगी बड़े गर्व के साथ कि आज एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जो है वो स्वयं एक सरकारी स्कूल से पढ़कर देश की इस उपाधि तक पहुंचे हैं। आपकी पार्टी के भी कई ऐसे मेंबरान होंगे जो सरकारी स्कूल में पढ़कर आगे बढ़े हैं। और एक थर्ड पार्टी, मेरा जवाब पूरा होने दीजिए, एक थर्ड पार्टी का एनालिसिस बताता है कि बच्चे चाहे केंद्रीय विद्यालय के हो या जवाहर नवोदय विद्यालय के हो जो सरकारी स्कूल है, उनका रिजल्ट प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट से कई ज्यादा बेहतर है। ये प्रमाणित। थैंक यू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत पूरे देश में शिक्षा दे जाने का अधिकार और आदेश है। और चूंकि प्रदेश की सरकार, अगर आपके पास विशेष स्कूल के बारे में जानकारी है तो हम उसका समाधान ढूंढ देंगे। Question 34. Right. Table of the House. Chairman, sir, the Honorable Minister in his reply has just confined to the public sector units because most of these public sector units come under this coal-bearing area acquisition, so it is transparent, it is there on the record. I am just want to draw the attention of the Minister regarding the in the states of Chhattisgarh and Madhya Pradesh, where there is a Land Revenue Code section 247, permission for mining is being accorded. This process is so draconian that farmers won't get any chance to object or challenge proceedings. And just SDO issued notice to take compensation, and R&R plan is also not legally binding here, and in fact mostly absent in these cases. I just wanted to know from the Minister what is the status in both in Chhattisgarh, Jharkhand and Madhya Pradesh regarding these private sectors who have taken over the land. Honorable Chairman, the member has talked about Madhya Pradesh and Chhattisgarh having some particular section. The fact is the entire acquisition of coal-bearing land is covered under the Coal-Bearing Areas Acquisition Act of 1957. All the provisions of that act apply equally, whether it is public sector or private sector. The government has not received any particular complaints as mentioned by the honorable member. The only complaints the companies have received, some of the companies, the Eastern Coalfields Limited and the Central Coalfields Limited, have received some complaints, which details are all provided to the honorable member. I don't know which particular mines he is referring to, where he is talking about any sort of complaints regarding the acquisition of coal-bearing land. In the question, there is no such reference to the details that he has sought. Thank you. Second question, please. He has not answered my first question itself, sir. It's a general question on the mining of the private sector. Where private sectors are mining in Chhattisgarh, especially in Raigad, Sarguja areas, where the private sectors are creating havoc, and the farmers are, especially the tribals, are the victims of this acquisition. I just wanted to know whether he has got any information or not. Information of any particular reference. The question sought was the details of the complaints received against compensation. I have mentioned all the details. Complaints are received only by ECL and CCL. There is. I'm not disputing that. My point is, what about the private sectors who are creating havoc? And probably you must be knowing that NTPC in Jharkhand
has given a compensation of 20 lakhs per acre, whereas the other companies have not crossed even 5 lakhs. Sir, the compensation is a matter which is governed by rules. What the NTPC gives in one particular area does not necessarily become a benchmark for the whole country. It is a question of compensation decided in consultation with the state in each area separately. Thank you. Second question, please. Chairman, sir, I'm sorry I didn't get the answer for the first question, but anyway, my second question is, sir, majority of the population where this land acquisition is taking place for the coal fields are the tribals. And if he has gone through the annual report of the coal ministry, it says the tribal population in these areas are negligible. So it doesn't believe in implementing that SC/ST plan there, sub-plans in these areas. I just wanted to know from the minister, what is the resettlement and rehabilitation schemes that have been formulated by the government for these tribal areas, especially in Chhattisgarh and Jharkhand and Odisha? Well, I must mention to the honorable member, the coal companies assist project-affected tribes to establish non-farm self-employment initiatives through the provision of infrastructure, petty contracts, or formation of cooperatives, and encourages provision of jobs through contracts and subcontracts. The employment in the coal company is governed by a rule which allows for employment for one land affected person whose land is taken over for every 2 acres of land that is taken over. In terms of provisions for the tribals, it comes more as a part of the CSR for the local area, and the coal companies are actively assisting the tribal areas for the development of the tribals. Please. I mean, such a drastic Naxal activities in these areas. We are not that no employments have been given to the tribals. Sir, the CSR is actually it is a sorry state of affair in these areas, sir. No, that may well be so, but let's stick to the specific point here. Shri Pyaremahan Mahapatra. From the reply of the minister, it appears that he is going by mostly by papers which have been supplied by officers. And officers are going by papers which are supplied by companies. I am talking about public sector coal companies, not private sector. Private sector is different. CSR is all hogwash. I come from a coal mining area That the CMD called then said Talcher who in he wants and where he wants to MCL. develop it. They're not going by The procedure. complaints galore are there. Agitations are continuous. We'll all sign. Coal supplies are being affected because jobs are being denied. The questioner has brought it out very correctly, and rehabilitation efforts are not, there is no real compassion or sympathy behind rehabilitation efforts. These 2 acres of land, this is a new invention, because earlier you were giving for half an acre. Whenever there is a displaced persons, there are substantial affected persons. We have the same problem. These formulations have been made by the coal companies themselves. So there is no question of getting away from whatever they have already done. They must act accordingly. What is the question? No, now I am coming to the question, sir. Please do come to the question. Real question is relating to Coal Bearing Areas Act. Will the minister kindly study the impact of the Coal Bearing Areas Act and ascertain whether there is any need for this act, this draconian law, when there is a law like Land Acquisition, Rehabilitation, etc. Act available to all citizens in the country. What is the real need for this Coal Bearing Areas Act as an instrument of torture? Well, some very harsh words have been used for an act which I believe must have been passed by the same august house of which we are all members. But I'm happy to study it further as suggested by the member. But I must draw the attention of the House to the fact that coal is an essential ingredient that goes into the generation of power. Power is most essential for this country. Over the last, over many years, this act has helped
the generation of power through adequate coal being made available. Now that the new Land Acquisition Act has come in, our government proposes to introduce, to also bring in the provisions of the Act to the Coal Bearing Areas Act, which was left out in the earlier version of the Act, and I'm sure that will give much more relief to the people of the country. Shri Tarun Vijay. अध्यक्ष महोदय, जिन क्षेत्रों में ये कोयला खदानें हैं उनमें अधिकांशतः जनजातीय आबादी रहती है और मैं खुद वनवासी कल्याण आश्रम में काम करके आया हूं और उन क्षेत्रों में इतना भयानक शोषण होता है इन जनजातीय समाज का, जो मैं मंत्री महोदय से केवल ये जानना चाहता हूं कि जनजातीय समाज के में जो कोयला खदानों के कारण भयानक स्किन की बीमारियां होती हैं, और ये बात मैं यहाँ पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जो कोयला खदानों की मिल मालिक, ये खदान मालिक हैं, ये इनकी जनजातियों के प्रति रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं होती, वे उन्हें मनुष्य भी नहीं मानते और उनका इतना शोषण करते हैं और केवल दस्तावेजों में वे सहायता दिखाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय, जो बहुत ही संवेदनशील मंत्री और बहुत ही डायनामिक मंत्री हैं, उनसे मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि वो जो बेचारे हमारे जनजातीय लोग हैं, क्या वे भी आपके इस अत्यंत बहुमूल्य कोयला खदान के विकास के राडार पर कहीं कोई बिंदु के रूप में उपस्थित होते हैं? थैंक यू। माननीय सांसद जी ने बहुत अच्छी बात रखी है कि जनजातियों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदना की जरूरत है, संवेदनाशील होने की जरूरत है। इसीलिए सरकार ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में संशोधन करके अब एक नया डेवलपमेंट फंड की कल्पना रखी है, जिससे उस फंड में पैसा जाएगा और वो उस माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में जब संशोधन किया, उसमें विशेषतर ट्राइब्स एंड ट्राइबल वेलफेयर के लिए किस प्रकार से अधिक वो पैसा इस्तेमाल हो लोकल एरिया में, इसकी पूरी चिंता की गई है। श्री मोतीलाल वोरा। और ग्रह के उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि 163 मामले ऐसे हैं जो आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें उन्होंने मुकमा के 48, राजमहल क्षेत्र के 46, कजोरा क्षेत्र के 8, कंस्टोरिया क्षेत्र के 14 और पंडेश्वर क्षेत्र के 9, सलंदर क्षेत्र के 29, सतग्राम क्षेत्र के 2 कुल ऐसे मामले हैं जिनका मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने जमीन तो उनकी ले ली, आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत वो आते हैं, लेकिन आपने उनको जमीन का मुआवजा आज तक नहीं दिया, न जमीन का मुआवजा दिया और न उनके परिवार के किसी व्यक्ति को, जो आपने इस बात को कहा था कि जमीन का अधिग्रहण करने के बाद में उस व्यक्ति के परिवार को, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। तो क्या माननीय मंत्री जी, जमीन अधिग्रहण के बाद में कितने वर्ष लग जाएंगे कि उनको मुआवजा न मिले? ये कहकर कि मामले न्यायाधिकरण के न्यायालय में लंबित है, सरकार ने उन लंबित मामलों के निपटाने की दिशा में कौन से कदम उठाए, ये जानना चाहता हूँ। माननीय वरिष्ठ सदस्य जी ने बहुत अहम बात रखी। सिर्फ एक थोड़ा संशोधन कर दूं, ये जितने मामले हैं ये सब ट्राइबल एरियाज के नहीं है, ये कुल मामले हैं, तो कुछ ट्राइबल एरियाज भी उसमें जरूर होंगे। अब ये जो डिले होती है कॉम्पेंसेशन पे करने में, इसके कई कारण होते हैं, जिसमें खास तौर पे ट्राइबल एरियाज में या जो झारखंड के इलाके हैं उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ आती है लैंड ऑथेंटिकेशन में। जो वहाँ के लोकल अधिकारियों ने लैंड ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे निर्धारित किया जाता है कि ये किसका जमीन थी और किसको ये मुआवजा दिया जाए। अब जब तक वो नहीं हो तो आधुनिक उनके आपस के झगड़ों में ये तय नहीं किया जा सकता है कि पैसा किसको दिया जाए। तो अगर जब तक प्रॉपर टाइटल डॉक्यूमेंट्स ना मिले, या कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि नाराजगी के कारण के कॉम्पेंसेशन पर्याप्त नहीं है, कोई लोग अपना कॉम्पेंसेशन एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करते हैं,
साथ ही साथ ये रहता है कि कुछ लोग उस जगह से शिफ्ट होने को तैयार नहीं है. They are very hesitant to shift from their traditional place where they have been living. तो variety of reasons are there. मैं आप माननीय सदस्य को और सदन को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी के द्वारा ये इच्छा नहीं है कि आदमी अपना पैसा ना ले या मुआवजा ना ले. उल्टे जब मैं पिछले वर्ष के आंकड़े देखूं तो जो कॉम्पेंसेशन पे की गई है पिछले वर्ष में वो लगभग 50% अधिक है पुराने वर्षों के कंपैरिजन में. तो अगर आंकड़े देखें तो 2012-13 तक जितनी कॉम्पेंसेशन दी जा रही थी वो कुल 309 करोड़ थी. 13-14 में कॉम्पेंसेशन के रूप में 761 करोड़ दिए गए और 2014-15 में 1050 करोड़ 1048.82 करोड़. तो हमारी तरफ से पूरी जिम्मेदारी से जहां पे कॉम्पेंसेशन देने की आवश्यकता है हम स्टेट गवर्नमेंट से अधिकारियों से दरख्वास्त करते हैं कि वो जल्द से जल्द पेपर वर्क कंप्लीट करें और कॉम्पेंसेशन लोगों तक पहुंचे. मैं जब स्वयं झारखंड गया था रिव्यू करने उस समय के मुख्यमंत्री के साथ लंबी रिव्यू में अधिकतर मेरा जो विषय था यही था कि आप लैंड ऑथेंटिकेशन में हमें मदद करिए जिससे कॉम्पेंसेशन लोगों तक जल्दी पहुंच पाए. Right. Question 35. Sir, question number 35. Right. Statement is laid on the table of the House. Supplementary, please. Sir, it is the best of times, it's the worst of times. Yes, It's the hope of our summer is the winter of our despair. 33% of our children are malnourished according to the UNICEF and Global Health Data Survey. The Minister has given an elaborate reply. I would like to know who are these 33% Indian children who are malnourished? Have we identified them and how we are going to reach them? Thank you. The honourable member speaks of winter of despair, and I hope that he will contribute and work together to ensure that we march towards the spring of hope. Though he expects me to answer about the 33% children who, according to the UNICEF report, are malnourished, I would like through you to attract his attention and say that the responsibility given to me is education of these children, and through the midday meal scheme what we try to do is attract attention towards classroom hunger and address it. It also helps us retain a lot of children within the school system. This is a scheme under which we are continuously working with the state governments to ensure that infrastructure and all health and hygiene issues particularly associated with the schemes are looked into. And as my answer would reflect, sir, special guidelines have been given to all state governments on the food safety and hygiene methodology for preparing midday meal scheme in school-based kitchens in February. Second question. Sir, it is not just food we are talking about. It is about nutrition, malnourishment. It's not only availability of food, but availability of... Please focus on the question that you have asked. Yeah, nutritious meal. The minister has talked about, in her reply, talked about how nutritious meal is being prepared. I would like to know, will the government of India send a team and study a special scheme which is being implemented in Ariyalur and Perambalur districts of Tamil Nadu, where special nutritious meal is being prepared after finding out that there are children who are malnourished. Thank you. Sir, under the midday meal scheme, the state governments are free to add any quotient or component of nutritious food as they deem fit, apart from what has been prescribed by the central government. For the honourable member, through you, sir, I'd like to highlight that for children in the primary schools, we have allocated that a hot cooked meal be provided containing 450 calories and 12 grams of protein. And for upper primary children, the provision is for 700 calories and 20 grams of protein. Insofar as the best practices of the state of Tamil Nadu, these best practices are not only encouraged by the central government, but also shared with other state governments so that they can learn from such best practices. Additionally, I in some way acknowledge the concern with regards to nutrition that the honourable member brings to the fore, and I can say that within the ministry, in conjunction with a few doctors, we can look at the nutritional aspect of the midday meal scheme.
थैंक यू। डॉक्टर अनिल साथ। सभापति महोदय, आज जो बच्चों के खाना दिया जाता है और इसके गुणवत्ता के संबंध में बार बार समय पर उठता रहा है। पहले हम लोग सर जाते थे स्लेट लेके पढ़ने के लिए, आज बच्चा प्लेट लेके जाता है। आज जो है सो बच्चा प्लेट लेके जाता है और जो है सो स्लेट का मतलब नहीं रह गया है। वहां का प्रधानाध्यापक जो है उसे खाना बनवाता है और फिर प्लेट में लेकर फिर अपने घर चला जाता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप गैस का पैसा भेज रहे हैं खाता में, तो क्या बच्चों को जो खाने के लिए पैसा दे रहे हैं उस गरीब एपीएल बीपीएल जो उस गरीब पढ़ता है उसके खाता में भेजने का कोई व्यवस्था है कि खाली वो प्लेटें लेके जाएगा, स्लेट पर नहीं पढ़ेगा बच्चा कभी? इस पर भी गुणवत्ता पर आप कभी इस पर ध्यान दिए हैं कि इस तरफ आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं मंत्री महोदय कि गरीब के बच्चा जो है आज नक्सलवाद और माओवाद जो पैदा हो रहा है इसी कारण से हो रहा है कि खाने के लिए सिर्फ उस स्कूल में भेजा जा रहा है, खैरात दिया जा रहा है। आप जो है सो उसको डायरेक्ट खाता में भेजिए ताकि बिचौलिया जो है उस बच्चा के खाना नहीं खा सके। मैं सब स्पष्टीकरण चाहूंगा। आप सवाल पे सवाल पूछिए ना। इस सवाल वही ना पूछे सर कि खाता में पैसा दीजिएगा कि डायरेक्ट उसको खाना बनवाइएगा बच्चा से? जो बच्चा जाता है वही बच्चा खाना बनाता है सर। ये मिड डे मील की बात हो रही है। मिड डे मील के मध्याह्न भोजन के बारे में पूछ रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बच्चों को मिड डे मील के अंतर्गत खाना देना स्कूल में वो खैरात नहीं है, बच्चे का अधिकार है। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूँ। दूसरा ये कहना चाहती हूँ कि हम प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर मिड डे मील की योजना चलाते हैं। किसी भी स्कूल में छात्र हो अथवा अध्यापक हो, खाना बनाने का काम ना अध्यापक का है ना छात्र का है। ये बार बार मैं ना सिर्फ इस सदन में बोल चुकी हूँ, साथ ही अपने लिखित प्रश्नों के उत्तर में भी दे चुकी हूँ। जहाँ तक कि खाने की गुणवत्ता की बात हो तो मैं आदरणीय सदस्य को आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और साथ ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसमें 75% माता पिता होते हैं उन छात्रों के जो स्कूल में जाते हैं, उनको अधिकार दिया जाता है कि मिड डे मील के सभी संबंधित प्रावधानों में खाना कैसा दिया जाए, क्या दिया जाए, मेन्यू क्या हो, इन सब को निश्चित करने का अधिकार उनका है। जिन स्कूलों में या सेंटर्स में मिड डे मील बनता है उनको सीधा ये अधिकार दिया गया है और ये आदेश भी कि कितना खाना, फूड ग्रेन कितना रिसीव हुआ, कब रिसीव हुआ, फूड ग्रेन कितना इस्तेमाल किया गया, कहाँ से परचेज किया गया, कितने बच्चे मिड डे मील खा रहे हैं, डेली मेन्यू क्या है और वो कौन से कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो इसको सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनका पूरा रोस्टर स्कूल और सेंटर के बाहर लिखित रूप पे आम जनता को देने का आदेश है। चूंकि स्टेट की सरकार, प्रदेश की सरकार इसका संरक्षण करती है और इसे इम्प्लीमेंट करती है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इन सभी विषयों में जब जब जनता अथवा सांसद चिंता व्यक्त करते हैं तो हम स्टेट की सरकारों को वो चिंता पहुंचाते हैं और समाधान लाते हैं। श्रीमती रजनी पाटिल। माध्यम से सर, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय को कि मध्याह्न भोज ये यूपीए सरकार की ऐसी देन है कि जिसमें गरीब का कोई भी बच्चा भूखा स्कूल में नहीं जा सकता, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी शिकायतें कभी कभी आती रहती है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को ये पूछना चाहती हूँ कि जिस मध्याह्न भोज के लिए उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए की कटौती की है, जैसे कि आनंद शर्मा जी ने बताया, उस मध्याह्न भोज को देने के लिए क्या सरकार कोई ऐसे कदम उठाएगी जिसमें लोकल एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें लोकल महिलाएं, उन महिलाओं को अगर काम दिया गया तो उसमें कोई भी तकरार नहीं आएगी, क्योंकि वो महिलाएं, उनके बच्चे वहां पे जाते हैं तो वो अच्छा खाना बनाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। और दूसरी बात जो एसएचजी है वो भी अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो एक पत्थर में 2 पंछी मारे जाएंगे। यही मेरा। प्लीज लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड। आदरणीय सांसद से कहना चाहती हूँ कि शिक्षा का अधिकार देश में बच्चों को प्राप्त हो, ये प्रावधान तब हुआ जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन चूंकि शिक्षा चिंता का विषय न सिर्फ हमारा है बल्कि आपका भी देश की चिंता का विषय है और बच्चे वोट बैंक नहीं है, इसलिए मैं आभारी हूँ कि हम सब इस सदन में
The House has been Sir. misinformed. The right to education was given by the UPA government. The minister must not misinform the House. I think, sir, that you... The right to education. I think, sir, I would Either the minister should be elected. No, this is the question of privilege of this House. Came into existence when Shri Education. It should be settled now. It's a question of the privilege of the House, sir. When was the right to education given? When was the... House is adjourned.